Good morning, everyone. Good morning, everyone. चलिए, सुबह उठना कठिन काम है। हाँ, थोड़ा सा कठिन तो है। फिर कॉलेज टाइम से पूरी आदत हम लोग की लेट सोने की और लेट जगने की होती है। चलिए, गुड मॉर्निंग। आ जाइए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अपन आज 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखें कितने डिस्कस हो पाते हैं। आज 10 हिस्ट्री के लिए मैंने, 10 ज्योग्राफी के, और 10 आज मैंने जनरल साइंस के भी लिए हैं। अब क्योंकि कई लोगों का कंसर्न आ रहा था कि जनरल साइंस थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, तो जनरल साइंस के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम करते चलेंगे। कंप्यूटर्स के भी एक कुछ कुछ क्वेश्चन करते चलेंगे कि अगर उस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं। वैसे इस बार यूटीसी में कंप्यूटर के क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड रहते हैं, पूछ लें। ठीक है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बोलो। थैंक यू हेमा। ठीक है। क्या टाइम हो गया है? चलिए, 8:15 हो रहा है। फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे लोग और जुड़ जाएंगे। तो आज का, वैसे शायद ये लेक्चर 9 है ना? हाँ, ये लेक्चर 8 नहीं है, ये लेक्चर 9 होगा। इसको करेक्ट कर लूंगा मैं। पॉलिटी का पोर्शन हमने कर लिया था। पॉलिटी के बाद अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और लास्ट के कुछ 5 क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड हैं। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो था ही, मैंने कंप्यूटर भी डाल दिया है। ठीक है, तो ये सब हम जनरल साइंस में डिस्कस कर लेंगे। कितना हो गए? चलिए, गुड मॉर्निंग। तो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम लोग। ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। पहली बात ये देख लीजिए, स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने काफी नीचे कर दिया था क्योंकि कई लोगों का दिक्कत आ रहा था कि सर क्वेश्चन ऊपर आता है और ऊपर दिखाई नहीं देता है, तो मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। तो आई होप अब नीचे क्लियर होगा। तो क्लियर है तो क्वेश्चन पढ़िए। खारदुंगला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम।
गुड मॉर्निंग लोब्स। ठीक है चलिए। हाँ, उम्मीद तो यही थी, अब क्लियर होना चाहिए। मैप बाद में देखेंगे। हाँ तो बताइए, खारदुंगला पास कहाँ पर है? तो जो क्लास में पढ़े वो प्लीज सही जवाब दे। हम वो सब पढ़ चुके हैं। बढ़िया। निचबोको, अयांग रूना, हिबुताका, 22 रोकू। सबका आंसर क्या आ रहा है? सबका करेक्ट आंसर आ रहा है सी, लद्दाख। खारदुंगला पास सही बात है, आपका कहाँ मिलेगा? लद्दाख में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज लद्दाख। इसमें एक चीज हमें देखनी है। क्या देखनी है? जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख के कुछ पासेस हैं, कुछ स्टैंडर्ड पासेस, उनके नाम जरूर याद रखिए। जैसे इधर आप मान लीजिए जम्मू में है, वहां से आपने मन बनाया श्रीनगर जाने का, ठीक है। फिर श्रीनगर से आपने मन बनाया कारगिल जाने का। अब कारगिल जाके आपके पास कई सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप नीचे चले आए कश्मीर वैली की तरफ, ठीक है। एक ऑप्शन है आपके पास कश्मीर वैली की तरफ जाने का, और एक ऑप्शन है आपका गिलगिट बल्टिस्तान वाले इलाके में जाने का। गिलगिट बल्टिस्तान आपका वही पाकिस्तान वाला इलाका है, ठीक है। इधर से आप इधर चले गए तो कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे? गिलगिट बल्टिस्तान। फिर कारगिल से आगे बढ़े तो एक ऑप्शन है आपके पास लेह जाने का, और लेह से भी एक ऑप्शन है आपके पास नुब्रू वैली। नुब्रू जो अक्साई चीन वाला इलाका है, वहां जाने का, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास। अब आपने माना जम्मू से श्रीनगर गए, तो यहाँ बीच में जो आपको पास मिलेगा उसे कहते हैं बनिहाल पास। फिर श्रीनगर से अगर आप कारगिल जाना चाहते हैं तो जो पास मिलेगा उसे कहते हैं दोजिला पास। कारगिल से दो ऑप्शन है। कारगिल से अगर आप कश्मीर वैली चले गए, तो देखिए कश्मीर में आप लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, तो पढ़ाने लिखाने के लिए उनको पेंसिल दे के आएंगे, तो पास का नाम क्या हो गया? पेंसिला। और अगर आप मान लीजिए कारगिल से गिलगिट गए, गिलगिट क्या है? पीओके वाला इलाका, पाकिस्तान बैठा है वहां पर, तो वो भुर्जी बना देगा। तो वहां से याद रखना है बुर्जिला पास। से बुर्जिला होता है, ठीक है, बुर्जी नहीं होता है, बुर्जिला पास, ठीक है। फिर कारगिल से लेह गए, लेह घूमने की जगह, फोटो वोटो खिंचाएंगे, तो कौन सा पास है? फोटुला पास। फिर लेह से नुब्रू गए, नुब्रू अक्साई चीन चाइना की तरफ पहुंच जाएंगे, तो चाइना खाल उधेड़ देगा, तो यहाँ कौन सा पास है? खारदुंगला। तो खारदुंगला पास हमें किधर मिला है? लेह टू नुब्रू जाने में। तो कारगिल से आप आगे बढ़ेंगे तो ये सारे पासेस आपके किधर आ गए? ये आ जाएंगे आपका लद्दाख के पासेस, और इससे पहले के पासेस आपके कश्मीर वैली के पासेस हैं। ये बनिहाल पास, यही आपका नेशनल हाईवे 44 है, तो यही आपका जवाहर टनल है, ठीक है। यही आपका जवाहर टनल है, यही आपका नेशनल हाईवे 44 है, और यही आपका बनिहाल पास है जम्मू से श्रीनगर। तो ये कुछ पासिस के नाम है, इनको जरूर याद रखिए। श्रीनगर से कारगिल जोजिला, कारगिल से ले पोटुला, कारगिल से कश्मीर वैली पेंसिला, कारगिल से गिलगिट बुर्जिला, और लेह से आपका नुब्रू वैली खारदुंगा। तो ये पासिस इंपॉर्टेंट है, पासिस के नाम जरूर याद रखिए, ठीक है। तो ये नाम बिल्कुल नहीं भूलने। चलिए इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिएगा आप लोग आराम से, वरना अपने पास एक व्यवस्था और है ये मैप की। मैप में भी कुछ एक्स्ट्रा पासेस भी मिल जाएंगे आपको।
जैसे कि जैसे कि अपने को क्या देखना था, खारदुंगला पास। खारदुंगला पास देखें, इसमें शायद है, हाँ ये देखिए, ये खारदुंगला पास है। ठीक है, ये आपका खारदुंगला पास है। पता नहीं था, कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया, अब नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन का आंसर लद्दाख। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकेटेड द बनिहाल पास। अब देखिए, बनिहाल पास इनकरेक्ट नहीं, ये गलत नहीं करना है, ये सही करना है। बनिहाल पास जल्दी से बताइए किधर मिलेगा, अभी हमने पढ़ा था जम्मू से श्रीनगर बनिहाल पास, तो किस स्टेट में लिखेंगे बनिहाल को? जल्दी से बताइए। बनिहाल पास। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट आंसर बताइए। आंसर्स नहीं आ रहे हैं अभी मेरे पास, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। बनिहाल पास कहाँ मिलेगा आपको? जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर में। अभी जस्ट हमने देखा, ये कहाँ है आपके जम्मू कश्मीर इलाके में, जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है आपका बनिहाल पास। अब पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, तो पीडीएफ में आप क्या करेंगे, कुछ ये इसमें से एक अघील पास पढ़ लिएगा, एक मिंटिका पास पढ़ लेना है। मिंटिका पास क्यों पढ़ लेना है? क्योंकि ये क्या है, ट्राई जंक्शन पे है, मिंटिका पास। क्योंकि इधर चले जाएंगे तो अब अफगानिस्तान है, इधर चले जाएंगे तो चाइना है। तो मिंटिका पास क्या है, ये पड़ता है ट्राई जंक्शन पर बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना। जो ट्राई जंक्शन वाले पासेस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, इनके ट्राई जंक्शन पे क्या मिलेगा आपको? मिंटिका पास। एक अगील पास इंपॉर्टेंट है, ये सब बॉर्डर वाले पास हैं। एक चनकला और लचकला, लनकला, चनकला, छांगला, लनकला, छांगला, तो ये सब पासेस आपके इंडिया चाइना बॉर्डर पर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इनको एक बार आप देख लिएगा। ये देखिए, जोजिला पास हमने पढ़ लिया था, बुर्जिला पास पढ़ लिया था, ठीक है, बनिहाल पास अभी देख लिया, और खारदुंगला भी देख लिया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पासेस हैं, इनको एक बार आप पीडीएफ से ज़रूर देख लें। जो मार्क करें रेड में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ गया, हाँ। विच अमंग द फॉलोइंग हाईवे कनेक्ट सिक्किम विद द रेस्ट ऑफ इंडिया? NH31A। Which among the following highway connects Sikkim with the rest of India? NH31A, बताइए। मॉर्निंग के क्लासेस लेक्चर कामशा जी कर दूंगा, अभी तो फिलहाल उसी के कर रहे थे, क्या कहते हैं, करेंट अफेयर्स के। वो मॉर्निंग के भी लेक्चर्स हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम कुछ ना कुछ अपलोड कर देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हाईवे कनेक्ट सिक्किम विद द रेस्ट ऑफ इंडिया? बताइए। डी विला का आंसर आ रहा है 31A। और लोग बताइए, यस और नो। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाते हैं।
जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ट्राई करता हूँ नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके जो स्पेसिफिक हमें मिलते रहें ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी में, वो इन्हीं सब्जेक्ट के साथ आपका निपटा दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को अलग से पढ़ाया जाए, जैसे बाकी का इंडिया वैसे ही अपना नॉर्थ ईस्ट है, तो इंटीग्रेटेड इंडिया में उसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए सिक्किम विद द रेस्ट ऑफ इंडिया कौन सा हाईवे होगा? तो ज़्यादातर लोग, ज़्यादा क्या, बहुत कुछ ही लोग बोल रहे हैं, नो आइडिया भी बोल रहे हैं, बाकी जो बोल रहे हैं या तो बी बोल रहे हैं या ए बोल रहे हैं। तो चलिए, करेक्ट आंसर इज नेशनल हाईवे 31A। नेशनल हाईवे 31A, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, ऐसे भी पूछ सकता है, सिक्किम की लाइफ लाइन ये हाईवे है, क्योंकि पूरी कंट्री से आपका ये गैंगटॉक को कनेक्ट कर देता है। यहाँ पर आपका ये सिक्किम है, तो सिक्किम में इधर एक गैंगटॉक है, गैंगटॉक को ये इधर जाके आगे बढ़ के ये कनेक्ट कर देगा आपका, इधर साइड दार्जिलिंग वगैरह मिल जाएगा, और इधर साइड आपका आसाम गुवाहाटी। तो इन एरियाज को पूरा, ये जो गुवाहाटी तक का हाईवे जाता है 31, इसमें जाके ये मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका सिक्किम की लाइफ लाइन है, नेशनल हाईवे 31A, तो इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। स्टार्टिंग टाइम हम लोग सुबह मॉर्निंग 8 AM पे स्टार्ट करते हैं, सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होता है। एक दो क्वेश्चन निकल गए हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में अपना रिकॉर्डिंग से भी कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर जैसे लेट हो भी जाया करें तो परेशान नहीं होना कि छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, जहां से मिल रहा है वहीं से बैठ जाइए, बाकी के क्वेश्चंस बाद में कर लिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हम सीक्वेंस में चीजें चला रहे हो कि पिछला छूट गया तो आगे का समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन ही हैं, दो क्वेश्चन छूट गए तो तीसरे से करिए, बाकी दो आप बाद में रिकॉर्डिंग से कर लीजिए, या पीडीएफ मिलेगा पीडीएफ से कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। NH10 हो गया है, हाँ तो अभी NH10 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप NH31A से काम चलाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियाज फर्स्ट स्टील फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड? किस जगह पर इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में समझा दूंगा किस बात को लेके है। एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियाज फर्स्ट स्टील फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड? क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर बताइए। ऑलराइट, जमशेदपुर पे जा रहे हैं सब लोग। बर्नपुर वाला है कोई, बर्नपुर जो बोल रहा हो, क्या उसी ऑप्शन सही है? जीरो ध्यान कह रहे हैं, डी डी। डी तो नहीं है, नहीं, दुर्गापुर तो बाद में बना था। हाँ, तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, ए के अलावा भी है कोई अपना साथी, जमशेदपुर झारखंड, बहुत बढ़िया। आई थिंक ए, सलीम जोंजू कह रहे हैं सी, चलिए देखते हैं, लेट अस सी। इंडिया इज सेकंड इन स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, जमशेदपुर आंसर। अच्छा डी विला जी, फिर सेकंड अगर इंडिया है तो फर्स्ट भी बता दीजिए। चलिए, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया फर्स्ट स्टील फैक्ट्री? तो करेक्ट आंसर जमशेदपुर है। 1907 में इसको बनाई गई थी यहाँ पर, इसको बोले तो टाटा आयरन एंड
स्टील कंपनी। ठीक है, कहाँ पर? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी थी जमशेदपुर में। भिलाई वाला प्लांट और आगे जाके बनेगा। अच्छा, ये बताइए जमशेदपुर की कैपिटल क्या होगी? जमशेदपुर की कैपिटल। जमशेदपुर की कैपिटल। कहाँ भूल गए? हाँ, जमशेदपुर की कैपिटल। सॉरी, झारखंड की कैपिटल पूछ रहा हूँ। झारखंड की कैपिटल जल्दी से बताइए। सॉल्ट मार्च झारखंड की कैपिटल जमशेदपुर? नहीं भैया, ऐसी बातें नहीं करनी है, ऐसी जहरीली बातें नहीं करनी है। झारखंड की कैपिटल है, ठीक है, झारखंड कैपिटल इज रांची। ठीक है, झारखंड की कैपिटल रांची है। धोनी भाई पूरा मान जाएंगे, ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, डी विला थोड़ा ऐसे गूगल कर लीजिए। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है चाइना ही होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर बोला है स्टील फैक्ट्री। ठीक है, स्टील फैक्ट्री बोला है, इसीलिए हम टिस्को की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि टिस्को में ही स्टील का काम पहले शुरू हुआ था, ये एक फैक्ट है। ठीक है, हम टिस्को क्यों बोल रहे हैं? हम टिस्को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री सबसे पहले आपका जमशेदपुर में लगती है। ठीक है, अगर फैक्ट्री की बात करें तो 1907 में अपना टिस्को का प्लांट लगता है। बट अगर वो पूछे आयरन का काम कहाँ से शुरू हुआ था, आयरन वर्क्स इससे पहले से शुरू हुआ है। तो आयरन वर्क्स आपका शुरू हुआ है, उसके लिए हम कहते हैं 3 BHK। 3 BHK मतलब 3 जगह थी, बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी। ये जगह है आपका नियर आसनसोल। आसनसोल कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वहां पर 3 जगह थी आपका, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी। फिर बाद में चल के इन तीनों को मिला के एक फैक्ट्री बनी थी और उसका नाम था इसको, इंडियन आयरन स्टील कंपनी। बट ये टिस्को के बाद बनती है। ठीक है, इसको कब बनती है? टिस्को के बाद। तो अगर फैक्ट्री पूछे तो अपना टिस्को है। बट अगर पूछे आयरन वर्क कहाँ पहले स्टार्ट हुआ था, तो आयरन वर्क सबसे पहले आपका बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी में स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये फैक्ट्री नहीं थी, छोटा सा अपना एक एरिया था जहां आयरन का काम चलता रहता था। बाद में जाके इन्हीं को मिला के एक फैक्ट्री बन गई, वो कहलाने लगी इसको। तो अगर फैक्ट्री पूछे तो टिस्को, और अगर पूछे आयरन का काम कहाँ स्टार्ट हुआ है तो आपका ये बर्नपुर हो जाता आंसर। ठीक है, तो कई जगह हो सकता है आपको बर्नपुर भी लिखा मिले। ठीक है, हो सकता है कई जगह बर्नपुर भी लिखा मिले, तो मैंने क्लियर कर दिया कि बर्नपुर वो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो आयरन वर्क को फैक्ट्री मान रहे हैं। बट हम फैक्चुअली चलें तो आयरन की पहली फैक्ट्री तो टिस्को ही है। ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ वर्ल्ड फेमस रीजन ऑफ इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। आंसर नहीं आ रहे हैं अभी।
छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ वर्ल्ड फेमस रीजन ऑफ इंडिया फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अब आए आंसर ए बी फ्लोरा एंड फौना होंगे, फ्लोरा एंड फौना, बट मेनली इट इज फेमस फॉर मिनरल्स। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये किस इलाके की बात कर रहा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू ये कौन सा रीजन होगा इंडिया का? छोटा नागपुर प्लेट्यू बताइए कौन से रीजन की बात हो रही है? इंडिया के कौन से रीजन की बात हो रही है छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम पे? बताइए, जल्दी से बताइए। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ वर्ल्ड फेमस रीजन ऑफ इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मिनरल्स तो पता चल गया, क्योंकि इधर आपको कोल भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, ठीक है, मैंगनीज भी मिल जाएगा, कॉपर भी मिल जाएगा। तो मिनरल्स आपको इस इलाके में काफी मिलते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं ये रीजन है कहाँ का? सदर्न रीजन नहीं है ये, वही झारखंड के आसपास का इलाका है। ये बिहार झारखंड वाला इधर साइड आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ेगा। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए नाम पे नहीं जाना, नाम में नागपुर आ जाता है ना तो हमें लगता है कहीं ये महाराष्ट्र में तो नहीं है, क्योंकि एक नागपुर एक फेमस सिटी है महाराष्ट्र का, तो नाम में नहीं जाना है। नागपुर इसका नाम पड़ गया है कि वहां पर जो किंगडम वगैरह रहते थे उन्होंने इसका नाम नागपुर डाल दिया, तो वहां से छोटा नागपुर बन गया। तो ये बहकाएगा, ये आपको गुमराह करेगा कि महाराष्ट्र चलो, महाराष्ट्र में भी तो नागपुर है, वहां नहीं जाना है। बुलाता है मगर जाने का नहीं। आपको किधर रहना है? आपको रहना है झारखंड साइड में। ठीक है, झारखंड एरिया में आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलेगा। देखिए अगर हिस्ट्री में आप जाएंगे ना तो हिस्ट्री में यहीं पर आपका मगध एम्पायर भी डेवलप हुआ था। तो उस मगध एम्पायर के ग्रो करने का मेन रीजन यही था, छोटा नागपुर प्लेट्यू। आयरन खूब मिल जाता है, आयरन मिल जाता है तो वेपन्स बनाने में बहुत मदद मिलती है, तो वेपन्स आपके बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं मगध वाले। तो इसीलिए आप मान के चलिए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू इज फेमस फॉर मिनरल्स, और इसी प्लेट्यू की वजह से मगध एम्पायर को बहुत मदद मिली पूरी इंडिया में एक्सपेंड करने को, जिसमें हमने देखा मगध में पहली डायनेस्टी आई हरियंका, फिर आई शिशुनाग, फिर नंदा एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कंफ्यूज नहीं करना है, अपना झारखंड वाला इलाका है। ठीक है, ये वाला इलाका है छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कोपोली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? ये भी थोड़ा सा कोपोली का प्रोजेक्ट न्यूज में भी था, तो बताइए कहाँ पर लोकेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही आपके एक्सपेक्टेड होते हैं आपके एग्जाम में आने के। अच्छा हाँ, कोई वेस्टर्न बोल रहा था, तो वेस्टर्न नहीं होगा, ईस्टर्न इंडिया ही होगा। गैप है बीच में, गैप का नाम क्या है? माल्डा गैप कहते हैं। फिर उधर आ जाती ना राजमहल हिल्स वगैरह। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कोपोली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। वे वो कह रहे हैं नागालैंड, आसाम, असम, कोई अरुणाचल नहीं लगाएगा? अरे आंसर कुछ भी हो, मेरा स्टेट अरुणाचल है, मैं तो अरुणाचल ऑप्शन लगाऊंगा। असम, असम, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज असम। कोपोली नदी आसाम में मिलेगी आपको, आसाम के मेघालय और आसाम में फ्लो होती है कोपोली नदी, तो उस पर एक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, उसका नाम क्या है? कोपोली हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? आसाम। अच्छा, अब आसाम की बात हो रही तो आसाम की कैपिटल भी बता दीजिए। देखिए ये नहीं सोचिएगा क्या सर पूछते रहते थे आसान आसान सवाल है।
ये कोई सवाल है? यही सवाल गलती हो जाती है एग्जाम में। आपने भी नोटिस किया होगा, अभी जो पेपर दे के आए होंगे, कई ऐसे आसान आसान सवाल होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेस में छूट जाते हैं, तो उनको भी रिवाइज करते रहना चाहिए। तो जल्दी से बताइए आसाम की कैपिटल। और आसाम की कैपिटल में मैंने लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। बहुत बढ़िया, दिसपुर है। याद रखिए, दिसपुर है आसाम की कैपिटल। कई लोग गुवाहाटी लिख देते हैं, ठीक है। आसाम की कैपिटल दिसपुर है, कई लोग क्या लिख देते हैं, गुवाहाटी। कहते सर ये तो नॉर्थ वाले गलत करते होंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं करते। नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने पूछा है, कई स्टूडेंट्स हैं जो गलती से गुवाहाटी बोल देते हैं। ऐसा नहीं, उन्हें पता नहीं है। कई बार कंफ्यूजन में एकदम से दिसपुर याद नहीं आता, गुवाहाटी दिख जाता है बड़ा बड़ा शहर, तो गुवाहाटी लगा देते हैं। गुवाहाटी कैपिटल नहीं है, कैपिटल क्या है आपका, दिसपुर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आसाम की कैपिटल दिसपुर है। अरुणाचल की ईटानगर, आसाम दिसपुर, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा। कैपिटल बहुत बेसिक सी चीजें हैं, एटलीस्ट ये तो नहीं भूलनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश इज डैश रिवर ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की कौन सी नदी को बांग्लादेश वाले जमुना कह देते हैं, ये पूछ रहा है। इंडिया में ऐसी कौन सी नदी है जिसको बांग्लादेश वाले जमुना कह रहे हैं? बताइए जल्दी से। यमुना। भैया यमुना इलाहाबाद में निपट जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ती है। कैसी बातें करते हैं आप लोग, कैसी कैसी बातें करते हैं। ये गंगा है, इधर ये देव प्रयाग से गंगा बन जाती है आपका, ठीक है। देव प्रयाग, और यहाँ कहीं से आपका अ, गंगो यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना, वो इसमें आके मिल जाती है, ठीक है। तो जो यमुना है वो तो यहीं पे निपट जाती है आपका। जगह का नाम क्या है, इलाहाबाद। अब प्रयागराज भी इसे कहते हैं, ठीक है, इलाहाबाद। अब यहाँ से जो आगे बढ़ रही सिर्फ गंगा है, ठीक है। तो यमुना तो है ही नहीं। तो आंसर क्या है, ये क्वेश्चन आगे क्यों बढ़ जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 सी, बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। कहते हैं ब्रह्मपुत्रा थोड़ा सा टफ नाम है, हम चेंज कर देते हैं, बोल नहीं पाएंगे, तो उसको क्या कर देंगे, जमुना। तो कुछ इस तरह से आपका ये, इधर बांग्लादेश है, इधर ये अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। तो इधर से आपका रिवर आएगी आएगी आएगी, फिर इधर से बांग्लादेश निकल जाएगी। इंडिया में अरुणाचल और आसाम से फ्लो होगी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। गंगा नहीं भैया, गंगा नहीं है। गंगा की भी अभी बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, ब्रह्मपुत्रा को इंडिया में हम आसाम में जाके ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, इस नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा का नाम तिब्बत में क्या है? अरे ये फिर वहीं आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 ही चल रहा है अभी, पता नहीं 8 क्यों पहुंच रहा है बार बार। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं पूछ रहा हूँ, जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश इज ब्रह्मपुत्रा रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ब्रह्मपुत्रा उसे जमुना कहते हैं। गंगा को क्या कहते हैं बांग्लादेश वाले? हाँ ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को तो यालुंग सांगपो सांगपो के नाम से जाना जाता है आपका तिब्बत में। अब अगला सवाल है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बढ़िया, यालुंग सांगपो जो कह रहे हैं करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है कि गंगा को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? बहुत बढ़िया, अयांग रूना का आंसर आ रहा है पद्मा। तो गंगा को हम कह देते हैं पद्मा।
तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो गंगा बन गई अपनी पद्मा और ब्रह्मपुत्रा बन गई जमुना। तो जब पद्मा और जमुना ये मिल जाएंगी तो यहाँ से एक नदी बना लेते हैं मेघना। ये लोग क्या नदी बना लेंगे? मेघना। ठीक है, इसी में मेघना मिल जाती है। तो चलिए, ये तो हो गई जमुना रिवर से रिलेटेड। अब देखिए, इसी में हमने 3 सवाल कर लिया आपका। ठीक है, 3 सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अलमाटी डैम से रिलेटेड है। डैम्स इन इंडिया जो लोग पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिया, जिन्हें वो प्लीज गलत ना करें, वो करेक्ट आंसर बताएं। अलमाटी डैम कहाँ पर लोकेटेड है? अलमाटी डैम कहाँ पर लोकेटेड है? किसान शेयरिंग कल नहीं आए थे आप शायद, शाम वाला क्लास? ओपांग जेरांग पूरा क्लियर कट आंसर। यार मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, मेरे को रिटर्न भी प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत बढ़िया। और लोग बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। तो अपना जो अलमाटी डैम है, इसका एक और नाम है एलबीएस डैम, लाल बहादुर शास्त्री डैम। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री डैम भी इसे कहते हैं। नॉर्थ कर्नाटका में है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। ठीक है, कृष्णा नदी पे। देखिए, डैम जब भी पढ़े तो क्या क्या पढ़ें? डैम का नाम पढ़ लें, स्टेट पढ़ लें, और किस नदी पे है ये पढ़ लें। तो डैम से रिलेटेड सिर्फ 3 बातें पढ़ें और उल जुलूल बातों में दिमाग खराब ना करें। ठीक है, नाम पढ़ लें, स्टेट पढ़ लें और नदी पढ़ लें। अच्छा, इसी बात पे फिर एक लार्जेस्ट डैम बता दीजिए, इंडिया का कौन सा है? इंडिया का लार्जेस्ट डैम बता दीजिए। अच्छा, लार्जेस्ट पूछे, हाईएस्ट पूछे, या टॉलेस्ट पूछे, ये एक ही बात है। ठीक है, लार्जेस्ट डैम पूछ ले, टॉलेस्ट पूछ ले, हाईएस्ट पूछ ले, एक ही बात है। तो अब आपको बताना है कि लार्जेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है। बहुत बढ़िया, लार्जेस्ट डैम इंडिया का तहरी डैम है। पूरा बताइए, तहरी डैम कहाँ पर है? बताइए, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और क्या बताएंगे आप? मैंने क्या कहा, डैम का नाम, उसका स्टेट, उसकी नदी। कभी भी डैम को अकेला ना पढ़ें। ठीक है, अकेला नहीं पढ़ना है डैम को, डैम का नाम पढ़ना है, तो स्टेट भी पढ़ना है, और किस नदी पे बना है वो भी पढ़ना है। ये 3 चीजें खट से पढ़ लेनी, तहरी डैम, उत्तराखंड, भागीरथी नदी। लॉन्गेस्ट अगर कोई पूछ ले, लॉन्गेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है? ये जो तहरी डैम है, ये तो हाईएस्ट है, या कह सकते हैं लार्जेस्ट है, या कह सकते हैं टॉलेस्ट। अब एक सवाल बन गया, लॉन्गेस्ट डैम बताइए जल्दी से कौन सा है? और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये गूगल करने की जरूरत ना पड़े, ये खट से आंसर निकलने चाहिए। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अभी पिछली भी क्लास में डिस्कस किया था, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट डैम। बहुत बढ़िया। हीराकुद डैम, A1 हीराकुद डैम महानदी। ठीक है,
महानदी, नदी का नाम ही महानदी है, ठीक है। लोकेशन अपना उड़ीसा, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम हीराकुद डैम, महानदी नदी का नाम है, और स्टेट उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल याद नहीं है बट तहरी ही है क्या, नहीं, लॉन्गेस्ट आपका हीराकुड है, तहरी लार्जेस्ट है, ठीक है। बताइए उड़ीसा की कैपिटल। बहुत बढ़िया, A1 A1। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। अच्छा, उड़ीसा इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे आएगा या वेस्ट कोस्ट पे आएगा? उड़ीसा इज टच्ड बाय, ए ऑप्शन, क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। उड़ीसा इज बॉर्डर्ड बाय, ए ऑप्शन, अरेबियन सी, बी ऑप्शन, बे ऑफ बंगाल, सी ऑप्शन, ब्लैक सी, डी ऑप्शन, मेडिटेरेनियन सी। बताइए इसको। उड़ीसा इज बॉर्डर्ड बाय, देखिए ये बहुत इसी तरह की बेसिक बेसिक सवाल ही आपको तैयार करने होते हैं, यही आपको जानकारी देते हैं। उड़ीसा अपना इधर पड़ता है, ठीक है। ये इधर 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 ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के नीचे आते ही हम उड़ीसा आ जाते हैं, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर तमिलनाडु आ जाता है, तो ये अपना उड़ीसा है। ये उड़ीसा है तो इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो उड़ीसा इज बॉर्डर बाई बे ऑफ बंगाल, तो करेक्ट आंसर इज बे ऑफ बंगाल। और ये इंडिया का ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट कोस्ट है ये वाला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए इस तरह का सवाल एक्सपेक्टेड नहीं है, हाँ ये फॉर्मेट कह रहा हूं, इस तरह का फॉर्मेट एक्सपेक्टेड नहीं है, बट हमें क्या है, फैक्ट समझने हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस करके फैक्ट तो याद हो ही जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें आपके 3 स्टेटमेंट है, तो आप समझिए 3 फैक्ट आपके याद हो जाएंगे यहाँ से। देखिए, मुंबई पोर्ट डज नॉट possess a नेचुरल हार्बर, महानदी डज नॉट फॉर्म एन एस्चुरी, तीस्ता इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। मिजिंग जी गुड मॉर्निंग। सोचिए आराम से, थोड़ा सा टाइम लीजिए और करेक्ट आंसर बताइए। Mumbai port does not possess a natural harbour, Mahanadi does not form an estuary, Teesta is a tributary to the Ganga river. आंसर आ जाना चाहिए अब तक। ऑल राइट, मैकिम कह रहे हैं ऑप्शन बी। अमन वांसा कह रहे हैं ऑप्शन डी। किसान कह रहे हैं ऑप्शन बी। और गेकार कह रहे हैं ऑप्शन ए। उम्मीद है आप लोगों ने
हाँ, रिब्या जी ने कह दिया सी बट नॉट श्योर, तुक्का। डोंट नो अबाउट रेस्ट बट स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। अब देखिए कैसे खेलते हैं क्वेश्चन से, समझिए। इस तरह के कभी क्वेश्चन आप देखें, कभी आप यूपीएससी वगैरह दें, तो इस तरह के क्वेश्चन आम सी बात है। अब इनसे कैसे खेलते हैं, इन तीनों स्टेटमेंट में अगर आपने इस जालिम दुनिया में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि तीस्ता नदी गंगा की तो ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, इधर के लोग और इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि तीस्ता जो नदी है वो भैया गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो ब्रह्मपुत्र की है। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। अब यहां से स्टार्ट होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला पार्ट। इतना हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन 3 रॉन्ग है, तो जहां जहां भी 3 को करेक्ट बोला है वो हटा दीजिए। 3 में ऑप्शन बी में 3 करेक्ट बोला है, हटा दीजिए। ऑप्शन सी में 3 करेक्ट बोला है, हटा दीजिए। अब आपके पास क्या बचता है, ऑप्शन ए बचता है, ऑप्शन डी बचता है, और दोनों में दो, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दोनों ऑप्शंस में स्टेटमेंट 2 को करेक्ट बोला है, तो यानी इतनी तो गारंटी है कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब आपको पता सिर्फ एक स्टेटमेंट था, वहां से आपने आइडिया लगा लिया दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप यहाँ पे तुक्का भी लगाएंगे ना, तो आपके तुक्का सही होने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि 4 ऑप्शन में आप अगर तुक्का लगाते तो सही होने के चांस 25% थे। बट आपके पास अब कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे, तो 2 ऑप्शन में अगर तुक्का लगाएंगे तो सही होने के चांसेस 50% है, 50-50% पहली बार। और ये भी समझ में आ गया कि ऑप्शन 2 तो भैया करेक्ट है, ए होगा या डी होगा, दोनों में ऑप्शन 2 करेक्ट है। यानी हमें चेक क्या करना है, बस ऑप्शन 1 को चेक करना है। मुंबई पोर्ट डज नॉट possess ए नेचुरल हार्बर। तो ये इंडियन ज्योग्राफी में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि जो ईस्ट वाले पोर्ट होते हैं और जो वेस्ट वाले होते हैं, तो जो वेस्ट वाले हैं वो आपका नेचुरल पोर्ट्स हैं। वेस्ट साइड में आपको क्या मिलेंगे, नेचुरल पोर्ट्स मिलेंगे। ईस्ट वाले में हमें पोर्ट्स बनाना पड़ते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ती है, तो ईस्ट वाले डेवलप करना पड़ते हैं। वेस्ट वाले पोर्ट्स ज्यादा डेवलप्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पर मेहनत कम करना पड़ती है, नेचुरल पोर्ट्स हैं। और मुंबई पोर्ट वेस्ट में ही आता है। ठीक है, मुंबई पोर्ट कहाँ पर आता है, वेस्ट में। तो ये कह रहा है कि मुंबई डज नॉट हैव ए नेचुरल हार्बर, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। हार्बर जहां पे शिप वगैरह रुकते हो, ठीक है, तो यानी स्टेटमेंट 1 हो गया रॉन्ग, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ऑप्शन डी, यानी ओनली 2 इज करेक्ट। तो यहां से तो पहले तो आपने पता लगा लिया कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। स्टेटमेंट टू हमने डिस्कस नहीं करा, बस आइडिया लगा लिया कि स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। देख लेते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है महानदी डज नॉट फॉर्म एन एस्चुरी। देखिए ऐसा होता है कि जो आपका कुछ नदियां होती हैं, खास तौर से जो ईस्ट साइड वाली रिवर्स होती हैं, जब वो फ्लो होके आती हैं तो अपने साथ कई सारी सेडिमेंट लेके आती है। सेडिमेंट कहने का मतलब मिट्टी लेके आती हैं। तो जब वो ओशियन में गिरती हैं, जैसे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ये रिवर्स जाके गिरेंगी, तो ये अपने साथ जो लाया सेडिमेंट है वो इधर साइड डिपॉजिट कर देंगे। बिल्कुल जो जैसी लैंड का पोर्शन खत्म होता है, कोस्ट खत्म होती है, तो जितना भी सेडिमेंट होगा इनके पास वो किधर डिपॉजिट कर देंगे, इधर, इस तरह से। तो एक ट्राइंगल शेप का कुछ पोर्शन बन जाता है, और मैथ्स में ट्राइंगल को क्या कह देते हैं, डेल्टा। मैथ्स में भैया ट्राइंगल कहलाता है आपका डेल्टा। तो यहां पर भी ये क्या बन गया, ये बन गया एक डेल्टा। ये क्या बन गया, डेल्टा। आगे और आराम से इस चीज को समझेंगे, अभी इतना याद रखिए कि ईस्ट साइड में जो रिवर्स आती हैं वो क्या बना देती हैं, डेल्टा। ईस्ट साइड वाली रिवर्स डेल्टा बना रही है क्योंकि ये क्या लेके आ रही है, सेडिमेंट। और मेजॉरिटी रिवर्स आपका ईस्ट साइड में ही गिरती हैं। कुछ छोटी मोटी नदियां हैं जो वेस्ट साइड में भी गिर जाती हैं,
लेकिन छोटी हैं बहुत, ये सेडिमेंट लेके आ नहीं पाती हैं, तो ये डेल्टा जैसी कोई चीज बनाती नहीं है, ये डायरेक्ट जाके आपका ओशियन में या समुद्र में मिल जाएंगी। और यहाँ पे कौन सा समुद्र है, यहाँ पर है आपका अरेबियन सी। ये नदियां डायरेक्ट अरेबियन सी में गिरेंगी, लेकिन ये डेल्टा तो बना नहीं रही है, इसने डेल्टा बनाया। तो यानी डेल्टा क्या है, एक बफर जोन है रिवर और ओशियन के बीच में। अब यहां पर तो ऐसा कोई बफर जोन बन नहीं रहा है, तो ये लोग बुरा मानने लगे, रोने लगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास डेल्टा नहीं है, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि तुम जैसी नदी में ओशन में गिरोगे, कुछ छोटा सा एक पोर्शन होगा, वो तुम्हारा एक बफर जोन होगा। जैसे इनके पास डेल्टा है, हम तुम्हें दे देंगे एस्चुरी। एक्चुअली में बेवकूफ बना दिया, एस्चुरी इतना कुछ फील ही नहीं आता। आप कभी एस्चुरी का फोटो देखिएगा, समझ में नहीं आएगा है एस्चुरी है क्या, ठीक है। तो इसीलिए एस्चुरी लोगों को समझ में नहीं आता एस्चुरी है क्या। डेल्टा तो आ जाता है, दिखता है, एस्चुरी नहीं दिखता है। तो एस्चुरी कुछ नहीं है, जैसी नदी पानी में गिरती है, वो सॉरी नदी पानी में गिरती, क्या कह रहा हूँ, जैसी रिवर आपका ओशन में गिरती है, तो जो लैंड और ओशन के बीच में छोटा सा एक बफर पोर्शन है, उसी को हम एस्चुरी कह देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, इंडिया के ईस्ट साइड पे मिलेगा डेल्टा और वेस्ट साइड पे मिलेगा एस्चुरी। इंडिया की वेस्ट साइड पे एस्चुरी मिलेंगी और ईस्ट साइड पे मिलेगा डेल्टा। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन कह रहा है महानदी डज नॉट फॉर्म एन एस्चुरी। महानदी किधर गिरेगी, महानदी गिरेगी अपना ईस्ट साइड की तरफ। अगर थोड़ा भी आपने चीजें पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, नहीं भी पढ़ी होंगी तो हमने ये डिस्कस की थी कि 4 मेन नदियां हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक है। ये किधर गिरती है, ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में गिरती है मतलब ये क्या बना रही है, डेल्टा। डेल्टा बना रही है, इसका मतलब ये एस्चुरी नहीं बनाएंगी, डज नॉट फॉर्म एन एस्चुरी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो यहां से ये ए बी सी सब गलत हो गए, करेक्ट आंसर क्या है, डी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी। ऑल राइट, उम्मीद है अब ये चीज आगे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे एस्चुरी और डेल्टा में। माजिंग जी थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बताइए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट 1 कह रहा है सोल आमू इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड इन अरुणाचल। ऑप्शन ओ स्टेटमेंट 2 कह रहा है लोकतक लेक विच इज फेमस फॉर फुमदीज इज लोकेटेड इन मणिपुर। करेक्ट आंसर बताइए, थोड़ा सा भले टाइम ले लीजिए लेकिन करेक्ट बताइए। ईस्ट ग्लोइंग, अच्छा ईस्ट फ्लोइंग बोलना है। गुड मॉर्निंग, अब हो रहा है गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आंसर के सांग कह रहे हैं बी ऑप्शन, सोल्ट मार्च, रीपापूरा, अबू दैत। बी ऑप्शन कह रहे हैं, गेकार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। चलिए ऑप्शन बी क्या है, 2 ओनली। ये मैं नहीं मानता हूं, ये आपके लिए टफ सवाल है और वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सोलामू, मैंने कहा था सोलामू भी बोल देते हैं या चोलामू भी बोल देते हैं। ये हाईएस्ट लेक है इंडिया का, लेकिन ये कहाँ है, अरुणाचल में नहीं है। भावुक नहीं हो जाना है अपना प्रदेश देख के कि इसको मैं कैसे गलत कर सकता हूँ, ठीक है, भावुक नहीं होना है। ये अरुणाचल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिक्किम। भैया यहीं से तीस्ता नदी तो निकलती है, सोलामू लेक से ही। तो करेक्ट आंसर क्या है, आपका सिक्किम। नेक्स्ट है आपका लोकतक लेक। लोकतक लेक भी बहुत न्यूज में रहता है, बहुत न्यूज में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अब मुझे नहीं लगता अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करेंगे, मुझे इतना आप पे भरोसा है।
कि सोलामू पूछेगा हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक इन इंडिया सिक्किम, और लोकतक पूछेगा तो लोकतक इज इन मणिपुर। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी 2 ओनली, ठीक है, 2 ओनली। तो ऑप्शन 2 लोकतक is in Manipur but I don't know what Fumdis is about. फुमदीज कुछ नहीं है, कहाँ गया ये, फुमदीज कुछ नहीं है। जैसे अगर ये लेक है तो लेक में कुछ फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं, जैसे एक बड़ा सा लेक है, इसमें एक आइलैंड ये हो गया, मतलब आइलैंड मतलब ये कुछ लैंड का पोर्शन हो गया, ये कुछ लैंड का पोर्शन हो गया, ये कुछ लैंड का पोर्शन हो गया। तो इन्हीं जो यही जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, फुमदीज कह देते हैं, ठीक है। तो फुमदीज आर नथिंग जस्ट फ्लोटिंग आइलैंड। ये इसका एक एक्सक्लूसिव फीचर है, लोकतक लेक का एक एक्सक्लूसिव फीचर है ये फुमदीज, ठीक है। तो याद रखिएगा फुमदीज आर नथिंग जस्ट अ फ्लोटिंग आइलैंड्स, इसका एक्सक्लूसिव फीचर है ये लोकतक लेक का। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि फुमदीज इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ, या फुमदीज किस में फेमस है, तो भी आपको समझना है लोकतक लेक, ठीक है। तो 3 बातें हमने यहां से समझ ली कि सोलामू हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक सिक्किम में है, दूसरी हमने समझ ली लोकतक लेक मणिपुर में है, तीसरी हमने समझ ली फुमदीज जो कि फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं वो क्या है, एक्सक्लूसिव फीचर है मणिपुर के। नहीं अब तो फुमदीज एक्सप्लेन कर दिया मैंने। किसान शेयरिंग कह रहे हैं सो मीन्स लेक, अच्छा ये बात मुझे पता चली, सो मीन्स लेक, ये मुझे नहीं पता था। चलिए आपने मुझे बताया सो मीन्स लेक, तो मैं भी आपको एक चीज बताऊंगा, ला मीन्स पास ठीक है, जैसे होता है ना चलक लाला चकला 12 लचला, तो ला मीन्स पास। चलिए केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जोई मैक कह रहे हैं लोकतक लेक इज लोकेटेड इन केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। बताइए सही है कि गलत है, यस और नो बताइए। लोकतक लेक इज लोकेटेड इन केबिल लमजाओ नेशनल पार्क। सही बोल रहे हैं कि रॉन्ग बोल रहे हैं ये, ठीक है। बढ़िया, आनी दीदी ने आंसर दे दिया, केबिल लमजाओ इज लोकेटेड इन लोकतक लेक, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गई, केबिल क्या था, केबिल केबिल क्या क्या पढ़ेंगे उसे, केबल लमजाओ ना, हाँ। यहाँ से क्या पता चल गया, चलिए ला मीन्स माउंटेन, या ला मीन्स पास होता है, वही माउंटेनियस पास, पास भी तो माउंटेन का हिस्सा है। चलिए ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 11, हु बिल्ट द फेमस चार मीनार ऑफ हैदराबाद। चार ऑप्शन है, कृष्णदेव राय, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नादिर शाह, औरंगजेब। बताइए। 11 का आंसर बी बता रहे हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। केकार कह रहे हैं नादिर शाह, उल्लू कह रहे हैं डी। केकार आप नादिर शाह कैसे कह सकते हैं, नादिर शाह तो इतना मतलब बदनाम आदमी था इंडिया में, लूटपाट मचा के गया, वो क्यों बनाएगा मीनार, बनाना हुआ तो अपने अफगानिस्तान जाके बनाएगा ना, इंडिया में क्यों बनाएगा। इसमें देखिए कृष्ण देव राय, ये तो आपके विजयनगर एम्पायर से थे, अगर ये बनाते तो नाम चार मीनार क्यों रखते, तो ये तो गए ऑप्शन से। नादिर शाह
लूटपाट मचाने आता था, तो लूटपाट मचाएगा तो बनवाएगा क्यों? ये भी ऑप्शन गया। और तो ऑप्शन दो बचे आपके, बी और डी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन से एलिमिनेट करने होते हैं। अब एग्जाम में अगर तुक्का भी मार देंगे इन दोनों में तो आपका 50% चांस है क्वेश्चन करेक्ट होने का। बट यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाइए। हैदराबाद की बात हो रही है, हैदराबाद में एज सच औरंगजेब का बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट का काम है नहीं। मेन उन्होंने दिल्ली वगैरह में करवाया मुगल्स ने, तो औरंगजेब भी ठीक ऑप्शन नहीं लगता है। तो करेक्ट आंसर इज आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये कहाँ के थे? गोलकुंडा के थे। गोलकुंडा किस किंगडम के राजा थे? गोलकुंडा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। भैया पीडीएफ कल का मैंने भेज दिया है ग्रुप पे। आज का भी अभी ये पढ़ा लूँ तभी तो भेज पाऊंगा। कल तक का हमने भेज दिया है ग्रुप पे, आप जाके देखिए ग्रुप पे भेज दिया। अगर ग्रुप पे ऐड नहीं हो तो बताइए, अगर अदरवाइज आप ग्रुप पे ऐड हैं तो ग्रुप पे पीडीएफ पहुंच रहे हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर पीडीएफ वगैरह ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो बता दिएगा। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा। देखिए हमने कल मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। वाइस फूल किंग कहते हैं, 5 ब्लंडर करके गए थे जनाब। 5 ब्लंडर में एक ब्लंडर हमने पढ़ा था कि ये भाई साहब दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट कर ले गए थे दौलताबाद, पुणे के पास। अब दिल्ली से चले गए आप दौलताबाद, फिर इनका मन नहीं लगा, ये वापस लौट आए। लेकिन ये पागल थे, कई इनके साथ रहने वाले पागल नहीं थे। उन्होंने कहा पहले तो तुम दौलताबाद ले आए, अब वापस ले आ रहे हो। तो कई आलसी लोग थे, वो क्या करेंगे, कहेंगे मैं नहीं जा रहा वापस, अब हम आ गए, अब हम यहीं रहेंगे। तो कई लोग थे जब मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आए थे, बट बाद में लौट लौट के नहीं गए, वहीं सेट हो गए। तो उन्होंने यहाँ दक्कन में एक एम्पायर बना ली थी जिसे हम कहते हैं बहामनी किंगडम। ठीक है, बहामनी किंगडम बना लिया था। ये बहामनी किंगडम वही मोहम्मद बिन तुगलक के बाद स्टार्ट हो गया था। फिर तुगलक वीक हो गए थे, तो जब मेन राजा वीक हो जाता तो इनको भी मौका मिल गया डेवलप करने का, ये अपना अंपायर बढ़ाते चले गए। तो इनके पास एक बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी थी, महमूद गबन। क्या आदमी था, महात्मा गांधी नहीं, महमूद गबन। तो ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, इसको मैथ्स भी आती थी, सोशल साइंस भी आती थी, और रिलीजियस थ्योरीज भी आती थी, सभी आता था। मतलब एक परफेक्ट बंदा था यूपीएससी के लिए, तो सब आता था। तो जब तक ये बहामनी किंगडम में टिका रहा तब तक बहामनी किंगडम यूनाइट रहा, और इसके मरते ही बहामनी किंगडम कोलैप्स्ड। ठीक है, तो अलग अलग इसमें से किंगडम्स निकले, उसमें से एक था गोलकोंडा। फिर इसी में से बिरार निकलता है, फिर इसी में से बीजापुर निकलता है, इसी में से अहमदनगर निकलता है, और इसी में से बिदार निकलता है। ठीक है, 5 किंगडम्स निकले थे, उसमें से एक था गोलकोंडा। तो गोलकोंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी थी, उसके राजा कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। वो बनवाएंगे आपका हैदराबाद की चार मीनार। ठीक है, हैदराबाद की चार मीनार गोलकोंडा के राजा आपका बनवाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज बी। लॉकडाउन कह रहे हैं? अच्छा गेकार ऐप काम करेगा, आप आज ही ऐड हुए ग्रुप में तो मेरे को मैसेज कर दिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, अच्छा टाइम एक काम करिए, आप अपना नंबर डाल दीजिए ग्रुप पर, या फिर ये मेरा नंबर है, अभी तक ऐड नहीं हुआ है आप, ये मेरा नंबर है 9990784642। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप कर देना, 9990784642, इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, लॉकडाउन आप भी कर देना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फेमसली नोन एज द तूतीय हिंदुस्तान? तूतीय हिंदुस्तान किसको कहते थे?
ये मेरा नंबर है। क्या नंबर है कि क्या मतलब, नंबर ऐसे नहीं होते हैं क्या? ठीक है, अभी जस्ट मैंने जो नंबर लिखा है ना ये वाला, जो लोग ऐड नहीं हुए हों भेज देना, मैं कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, इस पे मेरे को इन्फॉर्म कर देना, व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करिएगा। ठीक है, कॉल लगेगा भी नहीं यहाँ, आइडिया के सिम है ना, इधर साइड आइडिया का नेटवर्क नहीं है। हु वाज फेमसली नोन एज द तूतीय हिंदुस्तान, बताइए। लोग कह रहे हैं अमीर खुसरो, अमन वांगसा कह रहे हैं सी, वियाना दाई कह रहे हैं सी, सोनम चौथन कह रहे हैं सी, रीपा पूरा कह रहे हैं सी। बहुत बढ़िया। तूतीय हिंदुस्तान किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। अमीर खुसरो काफी जो सुल्तान है उनके कोर्ट में रह चुके हैं। मोस्ट फेमस बिंग अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा फेमस उनमें से। ठीक है, एक कोर्ट में पोइट थे अमीर खुसरो, बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं काबिल पर्सनालिटी रहे अमीर खुसरो। तो उनको एक लकब मिला था, एक टाइटल मिला था, तूती है हिंदुस्तान। तूती मतलब वॉइस कह सकते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता था क्योंकि उनके जो पोइम्स वगैरह थी वो काफी फेमस थी। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 13। Who was the monarch of Britain at the time of commencement of the Government of India Act 1858? ये बताइए, ये बूझे तो जाने। हाँ, पैरट ऑफ इंडिया। हाँ, तूती मतलब वही पैरट भी कहते हैं। फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, उन्होंने हिंदी में भी काफी काम किया है। सिर्फ उर्दू ने, हिंदी में भी उनके काफी, जैसे एक उनका, उनकी राइटिंग है आज रंग है, बहुत फेमस है, मेरा फेवरेट है। दिल्ली में उनका मज़ार भी है। वो फिर वो रिलीजियस बातें हो जाएंगी, उधर चले जाएंगे तो। तो अभी आप ये बताइए, हु वाज द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? विलियम फोर्ड। और लोग बताइए। आज रामानुजन नहीं आए शायद। चलिए, अमन वांगसा कह रहे हैं जॉर्ज 5। और लोग बताइए, जीरो देन आप बताइए क्या कहना है। मोनार्क ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? गेकार रिबी कार को कह रहे हैं बी ऑप्शन, विक्टोरिया। और लोग बताइए। अमन मांगसा कह रहे हैं क्वीन विक्टोरिया। टाइम तामुक कह रहे हैं विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा भी अगर आपको याद होगा तो हमें पता है कि जब क्राउन रूल लगा था इंडिया में, यानी 1857 के बाद 1858 में जब ब्रिटेन ने डायरेक्ट रूल करा था, तो क्वीन के अंडर आ गए थे हम सब लोग डायरेक्ट क्वीन के अंदर। तो थोड़ा सा देखें, विलियम एडवर्ड जॉर्ज, ये क्वीन जैसे नाम तो नहीं लग रहे हैं, तो क्वीन में क्या फिट बैठ रहा है अपना, विक्टोरिया। तो करेक्ट आंसर इज विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया थी उस टाइम ब्रिटेन की मोनार्क। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्यों आया था? रीजन बिंग देखिए, इससे पहले आपका ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री इंडिया में बहुत पहले से, ये 1600 से ये स्टार्ट हो गई थी। फिर धीरे धीरे ये अपने आप को मजबूत करने लगे, कुछ बैटल्स लड़े। बैटल्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक है आपका बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में इन्होंने लड़ा। बैटल ऑफ बक्सर 1761 में लड़ा। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश 1760 में लड़ा। तो ये तीन बैटल बहुत डिसीजिव बैटल थे, जिसने ये कंफर्म कर दिया था कि इंडिया को अब रूल करेगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन की तरफ से कौन रूल करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये सारे लड़ाइयां कौन लड़ रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी।
प्लासी में एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी साइड बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब हार गए। फिर बक्सर में एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरा साइड आपका मुगल के राजा थे शाह आलम टू, अवध के नवाब थे आपका शुजा-उद-दौला, और फिर बंगाल के भी मीर जाफर थे। तो ये तीन फाइट कर रहे थे, लेकिन तीनों मिलके हार गए, तो बैटल ऑफ बक्सर। तो 1761 में वहां से बैटल ऑफ बक्सर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इवन इसी बैटल के बाद जो शाह आलम टू थे आपके मुगल एम्परर के राजा, तो उनको पेंशन पे डाल दिया था ईस्ट इंडियन कंपनी ने। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल राजा को सबसे पहले पेंशन पे डाला, तो वो थे आपके शाह आलम टू। फिर इसके बाद बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी। इसमें भी आपका ब्रिटेन जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। तो ये सारे वॉर हुए, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम पावरफुल। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पावरफुल हो रही थी, लेकिन एट्रोसिटीज भी बढ़ती जा रही थी। तो एक वक्त आया आपका 1857 में। ठीक है, तो इनकी कहानी जो वॉर वगैरह इन्होंने लड़े 1757 में, फिर एक टाइम आया 1857 में जब इनकी हदें पार हो गई, और यहां पर एक होता है रिवोल्ट। और उस रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाएगा। रिवोल्ट सप्रेस करने में लोग कामयाब रहते हैं। ठीक है, रिवोल्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, लोग खड़े हो जाते हैं, कई राजा महाराजा लड़ते हैं। आपकी झांसी की रानी थी, बेगम हजरत महल थी, आपके तांत्या टोपे थे, तो ये सब फाइट करेंगे। मंगल पांडे थे, इतने बड़े नाम। तो इस रिवोल्ट में हालांकि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक नहीं होने की वजह से ये रिवोल्ट हो जाता है फेल, और इसको फर्स्ट कह सकते हैं इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो 1857 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी रिवोल्ट सप्रेस भी कर देती, तो वहां की पार्लियामेंट को लगता है कि इन्हें हटाना ही बेहतर है। तो ब्रिटेन वाले क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, कानून पास करेंगे। तो कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, क्वेश्चन ये था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास करेंगे। अब इस एक्ट में वो ये लिख देंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम यहाँ से बाय बाय करवा देते हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया की जो ऑफिशियल रूलर होगी वो कौन होगी, क्वीन होगी। इंडिया वाज नाउ ऑफिशियली अंडर क्राउन रूल, यानी इसी एक्ट के बाद हम ऑफिशियली कॉलोनी बन गए थे ब्रिटेन की। तो ये भी कोई पूछ सकता है किस कानून के बाद हम ब्रिटेन की ऑफिशियल कॉलोनी बने थे, तो वो यही कानून था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो उस टाइम रानी कौन थी, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके। हाँ जी, क्राउन रूल आफ्टर 1857 ही स्टार्ट हुआ था, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ही क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बताइए, व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास बाय। ताना, यहाँ आपके कमेंट बहुत लेट आ रहे हैं, शायद आपके बहुत स्लो चल रहा है क्या। चलिए कोई बात नहीं, आप करते रहिए। तहरी आपके लिए बता दूं, लार्जेस्ट है और हीराकुड लॉन्गेस्ट है। ये कार कह रहे हैं दिसंबर 1857, इज इट ट्रू। पुरपा कह रहे हैं अगस्त 1858। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पता है कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड होता नहीं पता होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छा भी नहीं मानता हूँ कि क्या एक एक छोटी छोटी डेट पूछ रहे हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की फैक्चुअल जानकारी आ जाती है। वो कहता है 1858 तो सबको पता है, महीना और तारीख बताओ तो जाने। डेट याद नहीं हो पाता, डेट किसी को याद नहीं हो पाता, वो रिवीजन से ही आती है चीजें बार बार। मान लीजिए कि जिस दिन लिखा हो ना कि ये डेट याद नहीं हो रहा, उस डेट को अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मान लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सीधा लड़का का तुक्का सही है, रामानुजन भी सही बोल रहे हैं, तायम तामुक भी सही बोल रहे हैं। डेट थी आपकी 2 अगस्त 1858।
ठीक है, करेक्ट आंसर August to 1858. Good morning, Ramanujan. When was the Government of India Act 1858 passed by the Parliament of UK? So correct answer is August 2. The correct answer is August 2, 1858. Next question आ जाइए. Why Simon Commission was established? साइमन कमीशन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? पहला ऑप्शन है जो 1919 के एक्ट थे उनको क्या कहते हैं इंक्वायर करना था. दूसरा ऑप्शन है मार्ले दिए मॉर्ले होगा, ठीक है, टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. तीसरा ऑप्शन इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर करना था. चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस. क्या ऑप्शन होगा? चलिए दादा कोई बात नहीं. वो ताकर कह रहे गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी याद नहीं है, तो आपका क्या होगा? गर्लफ्रेंड तो नहीं देखती ना आपकी लाइव क्लास. जल्दी दादा बस इसको एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है. करेक्ट आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? ए बी. ए और बी में जा रहे हैं दो. ए और बी में क्या लग रहा है क्या होगा? आराम से सोच लीजिए. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स याद कर लीजिए क्या थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या था. अच्छे से याद कर लीजिए. ताशी चौबे कह रहे कौन बर्थडे याद करता है? करना पड़ता है, जिनका होता है वो बेचारे करते हैं. मैंने कई लोगों को देखा है. कहते हैं एग्जाम की डेट भूल जाओ लेकिन बर्थडे ना भूलो. ठीक, चलिए. नन नन क्यों कह रहे हैं आप? नन क्यों कह रहे हैं आप? साइमन गो बैक. अरे साइमन बुला नहीं रहे हम, ठीक है. साइमन गो बैक. चले गए, चले गए भैया. ताशी जी साइमन चले गए, जाग जाइए. ठीक है. देखिए साइमन कमीशन आया था आपका 1928 में, और इसका आने का पर्पज यही था कि 1919 में हम कुछ एक एक्ट लेके आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको एक और नाम देते हैं हम मॉन्टेग शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ठीक है, मॉन्टेग शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये भी कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो इसी को इंक्वायर करने के लिए, यही चेक करने के लिए हमने बनाया था, हाँ भाई, 1927 साइमन कमीशन. ठीक है, इसी चीज को चेक करने के लिए. साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, इसीलिए इसको लेके बहुत प्रोटेस्ट चली थी, नारे लगे थे साइमन गो बैक, क्योंकि एक कमीशन बन रहा है जो इंडिया के कानून को चेक करेगा, उसके उसमें बताएगा क्या चेंज किया जा सकता है, तो उसमें एटलीस्ट एक तो इंडियन हो. ये तो वही बात होगी, कल आपके घर से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहा है और उसमें आपके घर का कोई मेंबर ही नहीं इन्वॉल्व है, तो कैसा अटपटी सी सिचुएशन होगी. तो यही साइमन कमीशन कर रहा था, तो लोगों ने कहा साइमन गो बैक, बट साइमन आए और इन्होंने मस्त अपना रिकमेंडेशन वगैरह सब दी. इसी के प्रोटेस्ट में नेहरू रिपोर्ट 1928 आया था. कांग्रेस ने कहा ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, तो हम अलग से अपनी रिपोर्ट निकालेंगे, तो उससे कहा था नेहरू रिपोर्ट 1928, इसी के प्रोटेस्ट में आया था. तो मॉन्टेग शेम्सफोर्ड रिफॉर्म की वर्किंग चेक करने के लिए ही साइमन कमीशन बना था. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू एनक्वायर into the working of the Government of India Act 1919 and to suggest further reforms in the system of administration. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ये आपके
1919 में आए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 या 19 सॉरी ये आए थे 1909 में, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे आपका 1909 में। बहुत बढ़िया, रामानुजन ने बढ़िया लिखा। मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909, सेपरेट इलेक्टोरेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डुअल गवर्नमेंट, हाँ वो तैयार की। साइमन कमीशन वही 1927-28 में आया था। डी मस्ट बी करेक्ट, क्यों? साइमन कमीशन तो 1928 में आ रहा है, ठीक है। साइमन कमीशन आपका 1928 में आ रहा है, बट ये ये नहीं बोल रहा है कि साइमन कमीशन 1919 में आ रहा है। ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसको इंक्वायर करने आ रहा है, उसको चेक करने आ रहा है। साइमन कमीशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को चेक करने कि क्या क्या इसमें रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, और उसमें फर्दर रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने के लिए आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को चेक करने के लिए आया था साइमन कमीशन इन 1928। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साइमन कमीशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? देख लिएगा, 7 है क्या? चांदनी जी चेक कर लिया था ना, 7 ही है ना। चलिए, ऑल राइट, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1909 और 1919 से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे 1909 में जो आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे वो किस लिए फेमस है? सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन्हें कहते हैं, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं। ये कब आए थे? 1909 में। इसमें बात हुई सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट किसको? फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। चलिए, चांदी जी ने चेक कर लिया, हाँ। तो साइमन कमीशन में 7 मेंबर, ऑल राइट। तो इसमें इन्होंने क्या करा था? मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके एरिया में 100 कॉन्स्टिट्युएंसीज है, हर कॉन्स्टिट्युएंसी से एक पर्सन इलेक्शन लड़ता है। तो इस 100 कॉन्स्टिट्युएंसीज में 4 कॉन्स्टिट्युएंसी ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी मान लीजिए 90% प्लस है, या मतलब कह लीजिए मुस्लिम्स किसमें है? मेजोरिटी में। 4 कॉन्स्टिट्युएंसीज ऐसी हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं इनसे सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम पर्सन इलेक्ट हो सकता है। यानी यहाँ पर जो नॉमिनेशन है, इलेक्शन लड़ने के लिए जो नॉमिनेशन है, वो सिर्फ एक मुस्लिम पर्सन ही फाइल कर सकता है। यानी नॉन मुस्लिम इस इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही दे सकते हैं, यानी यहाँ के नॉन मुस्लिम वोट दे ही नहीं सकते। वोट कौन देगा? इस एरिया के सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम देंगे, नॉन मुस्लिम्स यहाँ के वोट नहीं देंगे। तो ये था आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, और इसी को कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। हाँ, इसीलिए मिंटो जो हमारे वाइसरॉय थे उस टाइम के, लॉर्ड मिंटो, उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। चलिए, 1919 वाला कभी और समझेंगे क्योंकि टाइम की कमी है, क्वेश्चन नहीं तो रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट टेकन प्लेस? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? जल्दी बताइए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 23, 1932। और ऑप्शन है, और बताइए। सितंबर 23, 1932। और लोग क्या कह रहे हैं? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है?
भूल गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, जीरो जन आपको ये याद है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस बता सकते हैं आप? सॉल्ट मार्च से स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कहानी कुछ ऐसी है आपका, कैसी है देखते हैं कैसी है। 1930, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका होता है 1930 में स्टार्ट। अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये स्टार्ट होता है आपका सॉल्ट टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड था ये? सॉल्ट टैक्स से रिलेटेड था। तो गांधी जी क्या करेंगे, एक डांडी नाम का गांव था, वहां जाएंगे और वहां पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या था, टैक्स लगा रखा था सॉल्ट पे, तो गांधी जी डांडी नाम की एक गांव में गए। वहां से समुंदर से उन्होंने थोड़ा सा अपने आप ही होम मेड सॉल्ट बना लिया और उसको यूज कर लिया। तो एक तरीके से उन्होंने एक सॉल्ट प्रोड्यूस करा, उस पर टैक्स नहीं दिया, तो वो उन्होंने क्या करा, सरकार का डिसोबे करा, सिविल लॉज का डिसोबे करा, इसीलिए इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इधर स्टार्ट हो गया, दांडी मार्च के बाद से स्टार्ट हुआ था। तो ब्रिटेन में इसकी हलचल मची, काफी सक्सेसफुल जा रहा था, तो ब्रिटेन ने क्या करा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई 1930 में। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना गांधी जी गए, ना ही आपका कांग्रेस से कोई गया। गांधी जी उस टाइम देश के सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन थे, तो गांधी जी ही जब उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वो कॉन्फ्रेंस कोई रिजल्ट दे पाएगी? वही हुआ, नहीं दे पाई। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई फेल। तो ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि जब तक गांधी को पिक्चर में नहीं लाएंगे काम नहीं बनेगा। तो लोग गांधी को पिक्चर में लाने के लिए इरविन पे प्रेशर डालेंगे। इरविन कौन थे? इंडिया के वाइसरॉय थे। इरविन से कहेंगे भाई देखो ऐसा है, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, गांधी को जैसे भी मनाना है मनाओ, गांधी को एग्री करो अब अगली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि 1931 में हम करने वाले हैं। तो गांधी जी को एग्री करो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो इसीलिए जो लॉर्ड इरविन है, गांधी जी को बुलाएंगे और उनके बीच एक समझौता होगा जो कहलाता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में वो इस तरह की बातें करेंगे, लाइक कहेंगे चलो गांधी जी क्या दिक्कत थी, गांधी जी कह रहे तुमने टैक्स लगा दिया, अरे गांधी जी कैसी छोटी बातें कर रहे हो, लो हटा दिया टैक्स, लो अब खुश। गांधी जी कह रहे चलो ठीक है खुश, अब मैं एग्री कर गया हूं, चलो अब तुम्हारी, तुमने मेरी बात मानी तो मैं भी तुम्हारी बात मानूंगा, मैं जाऊंगा ब्रिटेन। तो गांधी इरविन पैक्ट के समझौते के बाद ही गांधी जी एग्री कर रहे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने को, और ये पैक्ट आपका साइन हुआ था मार्च 5 1931 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज आपका मार्च 5 1931 में। ईयर याद नहीं होता, रिवाइज करिए और उसके बाद चीजों को कनेक्ट करके पढ़िए, ठीक है। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया, फिर आपका गांधी इरविन पैक्ट आया। तो इस तरह से अगर चीजों को क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे तो जल्दी साल याद होगा, रैंडम नहीं पढ़ना, एक क्रोनोलॉजी बना लीजिए पहले, कि इतना क्लियर होना चाहिए कि हाँ पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अगर एक क्रोनोलॉजी याद है तो डेट्स याद करने में आसानी रहेगी, फिर बाकी तो फिर सब रिवीजन का खेल है। मार्च 11 1931, तो मार्च 11 भी होगा तो आंसर ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो 1932 है। यार याद नहीं होता, ईयर तो बस वही है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है, और रिवाइज से बढ़िया भी कोई तरीका नहीं है, एक दो बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, बैठ जाएगा। और क्रोनोलॉजी बनाइए, सीक्वेंस में चीजें याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी, द आंसर सी इज मार्च 5 1931। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है आपका मार्च 5 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू हु इनिशिएटेड डिसिपल ऑफ अकबर दीन इलाही। मतलब क्वेश्चन की ग्रामर थोड़ी सी गड़बड़ है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अकबर का जो एक अकबर ने एक नई थ्योरी निकाली थी दीन इलाही, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे रिलीजन एक जैसे। अकबर हिंदुइज्म भी सुनते थे, इस्लाम भी सुनते थे, क्रिश्चियनिटी भी सुनते थे, सिखिज्म भी सुनते थे, सारे सिखिज्म तो खैर अभी आया नहीं था, सारे रिलीजन को सुना करते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि सारे रिलीजन तो बात तो एक ही बोल रहे हैं, तो क्यों हम इन सबको जो अच्छी अच्छी बातें सारी रिलीजन्स की मिला के एक नया सेक्शन खड़ा कर दें, दीन इलाही। तो दीन इलाही ज्वाइन करने वाले पहले पर्सन कौन थे? टोडरमल, तानसेन, बीरबल, मानसिंह, ये बताना आपको। ऑलराइट, मुझे नहीं लगता इसमें आप कुछ गड़बड़ करेंगे, तो करेक्ट आंसर इज बीरबल। बीरबल वाज द फर्स्ट टू ज्वाइन दीन इलाही। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, who among the following was named as जिंदा पीर और लिविंग सेंट इन मुगल पीरियड? जिंदा पीर का टाइटल किसने लिया था अपने आप को? जिंदा पीर कौन कह रहा है अपने आप को? औरंगजेब? सही है। ये जिंदा पीर का टाइटल किसको मिला था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने अपने आप को दे दिया था। एक जिंदा पीर का टाइटल था, एक और टाइटल था आलमगीर। आलमगीर भी पूछे तो वो भी किसका था? औरंगजेब का टाइटल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब? तेज बहादुर, अर्जुन देव, हरगोबिंद, गुरु गोबिंद? करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, उपांग कह रहे हैं ही एक्सिक्यूटेड 9 सिक्स गुरु। हाँ जी, 9th को करा था, 9th का नाम पूछ रहे हैं। तेज। तेज बहादुर, अर्जुन देव, हरगोबिंद, गोविंद सिंह। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, तेज बहादुर। बहुत बढ़िया। सिख गुरु जिनको औरंगजेब ने मारा था वो थे आपके 9th सिख गुरु, गुरु तेज बहादुर। इसी के बाद से, क्योंकि जो 4th सिख गुरु थे, 4th थे आपके अर्जुन देव, उनको एग्जीक्यूट करवाया था जहांगीर ने। ठीक है। और 9th को एग्जीक्यूट करवाया था औरंगजेब ने। तो इसीलिए जो सिख गुरु से जो लास्ट आपके 10th सिख गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह, फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अगर हमें पीस मेंटेन करना है तो इनको सुधारना पड़ेगा। ये लोग कभी भी आते हैं हमारे गुरु को मार जाते हैं, तो ऐसे हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह एक सिख आर्मी की स्थापना करेंगे और वो कहलाएगी खालसा आर्मी। गुरु गोविंद सिंह क्या करेंगे? एक सिख आर्मी क्रिएट करेंगे जिसे कहेंगे खालसा। ठीक है। तो ये किन्हीं के लिए थी? इन्हीं से लड़ने के लिए थी कि कोई भी एज सच उनके गुरु को नहीं मार सकता। ये लेकिन
मुगल लोग उनके गुरु को मार चुके थे, तो तब जाके परेशान होकर गुरु गोविंद सिंह एक आर्मी बनाएंगे, अपनी सिख आर्मी बनाएंगे जिसको कहेंगे खालसा। यहीं से खालसा वर्ड आया था। तो खालसा इज रिलेटेड विद गुरु गोविंद सिंह, 10th सिख गुरु। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बीसेंट? बताइए करेक्ट आंसर। कौन सा अखबार है एनी बीसेंट ने जो स्टार्ट किया था? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, न्यू टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया। हाँ, गुरु गोविंद सिंह वाज द लास्ट सिख गुरु। कौन सा न्यूज़पेपर एनी बीसेंट ने स्टार्ट किया था? इंडियन एक्सप्रेस। ये कारो सोल्ड मार्च कह रहे हैं न्यू इंडिया, किसान शेयरिंग कह रहे हैं बी, टाइम्स आमुख कह रहे हैं बी, इंडियन एक्सप्रेस। और लोग कहाँ हैं? बस 5 ही लोग हैं। और लोग क्या कह रहे हैं? आशीष चौबे कह रहे हैं द हिंदू, कोई द हिंदू नहीं बोल रहा है। रामानुजन ने बोला न्यू इंडिया, जुमगे सोरा बोल रहे हैं न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, हाँ, ये नया इंडिया है, बढ़िया। तो एनी बीसेंट ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका नाम था न्यू इंडिया। करेक्ट आंसर इज न्यू इंडिया। तो जो लोग न्यू इंडिया बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बाकी सब गलत। बी एंड डी कंफ्यूज, कोई बात नहीं, अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। करेक्ट आंसर इज न्यू इंडिया। एनी बीसेंट ने स्टार्ट किया था। एनी बीसेंट कौन थी? एक थियोसोफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का काम था जो पुराने रिलीजन से उनको रिवाइव करना, ठीक है। शी वाज फ्रॉम आयरलैंड, एक आयरिश लेडी थी। यही इंडिया में होम रूल मूवमेंट लेके आई थी। होम रूल मूवमेंट इंडिया में 2 लोग चलाते हैं, गंगाधर तिलक और आपका एनी बीसेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अब मैंने आज क्या करा, 10 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के रखे हैं, 10 ज्योग्राफी के रखे हैं, 5 क्वेश्चंस जनरल साइंस के ले लिए। तो इसी तरह से 5 क्वेश्चंस हम किसके करते रहेंगे? जनरल साइंस के। तो क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? कौन नहीं है? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? होता है ना, B1, B2, B12, ये पूरा ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, सारे विटामिन बी का। तो इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है। बायो का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं। करेक्ट आंसर बताइए। ऑलराइट, एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड हम कहते हैं विटामिन सी को। ऐसा भी सवाल आ सकता है विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड क्या कहलाता है? विटामिन सी। बाकी थायमिन है, रिबोफ्लाविन है, फॉलिक एसिड है, ये सब किसका पार्ट है? विटामिन बी का। ये रही लिस्ट। विटामिन B1 थायमिन, B2 रिबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालमिन। तो B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। तो B4 नहीं होता है, B8 नहीं होता है, B11 नहीं होता है, बाकी सब B1 to B12 होते हैं। कितने विटामिन बीज होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विटामिन बी होते हैं। कौन कौन से? B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 एंड B12, ये विटामिन होते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इनकी कमी से, डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। B1 की कमी से बेरी बेरी, B2 की कमी से शिलोसिस, पैलेग्रा, बर्निंग फूड सिंड्रोम, पेरिफेरल हेयर लॉस,
B9 या B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो ये एक बार पढ़ लिएगा आप लोग कि कौन कौन सी बीमारी है, एक बार खुद से भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अलग से नर्स बाने जैसे लग रहा। अरे नर्स बनने वाली क्या बात है, वही तो चीज है कि आपसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। अब आपको ऑफिसर बनना है, आपको थोड़ी ना कि मतलब डॉक्टर बनना है। लेकिन मेन पर्पस यही रहता है पूछने का, क्योंकि एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो आपकी मेहनत चेक करना चाहते हैं कि आप कितना पढ़ सकते हैं, आप कितना अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपका हार्ड वर्क देखना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सब इसीलिए ये सब आपका पूछा जाता है। ठीक है, टी रानी पानी पिया, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्वेश्चन नंबर 22, who among the following considered as father of artificial intelligence? सी और ए। विल बैक सून कह रहे हैं सी, सॉल्ट मार्च कह रहे हैं ए। और लोग बताइए क्या होगा। डोंट नो, कोई बात नहीं, चलिए इस पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? करेक्ट आंसर इज जॉन मैकार्थी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में इनका काफी बड़ा रोल है। ही इज एन अमेरिकन पर्सन, जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आपसे कई सारे इनपुट लेता है। ठीक है, और जैसे क्या होता है, आप हैं, ठीक है, आप हैं और आपका एक फ्रेंड है। मान लीजिए कई साल पहले आप दोनों मिले होंगे, बट आपका जो फ्रेंड है वो धीरे धीरे आपको समझ गया है। आप अपने बारे में उसे बताते रहे या वो आपको ऑब्जर्व करता रहा, कई बातें आपने उसको बताई, कई बातें उसने आपकी देखी कि इसको खाने में क्या पसंद है, ये गुस्सा किस बात पे होता है, इसको घूमना कहाँ पसंद है, इसको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, इसका मूड कब खराब होता है, इसको खुशी कब ज्यादा मिलती है। तो आपको क्या मिल रहा है, धीरे धीरे कई सारे अपने दोस्त को लेकर इनपुट्स मिलते गए, आपके पास स्टोर होते गए। तो जब आपके पास आपके दोस्त के सारे इनपुट्स मिल गए, तो कल आप अपने एक दोस्त की कह सकते हैं कि इमेज बना सकते हैं। कल कोई आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ कि अगर मैं कोई काम करूं, जैसे मान लीजिए आपके दोस्त को घूमना पसंद है, ठीक है, तो कल आपसे कोई पूछे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे दोस्त को कहीं घुमाने ले जाऊं तो वो बुरा तो नहीं मानेगा, या उसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप खट से बता देंगे कि इतने सालों की दोस्ती है, इतना हम उसको समझ गए हैं, इतना इंटेलिजेंस मैंने डेवलप कर लिया है उसको लेकर कि मैं कह सकता हूं कि हाँ वो बुरा नहीं मानेगा। हालांकि इससे परमिशन नहीं ली है। कौन बता रहा है? ये दोस्त बता रहा है। क्यों? ये इसको बहुत अच्छे से समझ गया है। तो अब ये उसके आगे के फैसले या फिर आगे के डिसीजन प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये दोस्त करेगा कैसे। जैसे अगर इस पर कोई गुस्सा करे तो ये उसको मारेगा या चुपचाप से सुनता रहेगा, तो ये इसका दोस्त प्रेडिक्ट कर लेगा क्योंकि पिछले इसके बिहेवियर से। तो इसी तरह से मशीन्स होती हैं, मशीन्स टाइम टू टाइम इनपुट लेती रहती हैं, फिर उसके बाद वो इनपुट लेना बंद कर देती हैं, अपने हिसाब से ही काम करने लगती हैं। जैसे कि आपका एसी है, ठीक है, एसी का टेम्परेचर कब घटाना है कब बढ़ाना है, वैसे तो हम लोग मैनुअल करते हैं
लेकिन अब क्या है, एसी भी आपका डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, कि कब टेम्परेचर आपको कंफर्ट फील होता है, कब आपको डिसकंफर्ट फील होता है, उसको देख देख के वो क्या करेंगे, आपका एक मैप बना लेंगी, एक चार्ट बना लेंगी, और उससे वो डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इस पर्सन को कब गर्मी लगती है, कब सर्दी लगती है। तो जब गर्मी लगने का टाइम होगा उसका टेम्परेचर एसी का वो कम कर देंगे, जब सर्दी लगने का टाइम होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या करती है, ये चीजों को समझती है और फिर एक्ट ऑन देयर ओन, अपने हिसाब से वो एक्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, ये चीजों को पहले अच्छे से इनपुट ले लेके समझ लेती है। वैसे कंप्यूटर का सीधा क्या होता है, कंप्यूटर में हम लोग कहते हैं कंप्यूटर हैज जीरो आईक्यू, यानी कंप्यूटर को जो कमांड दोगे वही करेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो गया, जैसे कंप्यूटर को पता है कि ये डॉक्यूमेंट बनाते ही इसको प्रिंट कर देता है, जैसे डॉक्यूमेंट इसने कोई फाइल बनाई, इसको बनाते ही ये क्या करेगा, इसे प्रिंट करेगा, ये कंप्यूटर को पता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंप्यूटर होगा तो उसे कोई मतलब ही नहीं, आपको बार बार प्रिंट करने की कमांड देनी होगी। बट अगर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो समझ गया कि इसका अगला काम है प्रिंट करना, तो वो पहले से ही खट से प्रिंट करके दे देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है, एक मशीन जो अपनी तरफ से दिमाग लगा के अपना खुद का डिसीजंस लेती है, वही कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन होते हैं आपके, जॉन मैकार्थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आपका जॉन मैकार्थी। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस को यहीं रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपने कुछ सीखा ही होगा आज। ये बेहतर उम्मीद करते हैं कि हर बार जब भी आप आते हैं कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, क्योंकि क्लास आने का आपका पर्पज यही होना चाहिए कि आप सीखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, सीखने के पर्पज से आइए और चीजें जरूर सीख के जाइए, और यही हमारा मकसद है। देखिए अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर वगैरह भी कर दीजिए। ठीक है, नो आइडिया वी विल गिव यू एन आइडिया, आइडिया अब तक तो मिल गया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर शाम में मिलेंगे, करेंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए इसका जो पीडीएफ है अगर अभी पॉसिबल होगा मैं अभी भेज दूंगा, अदरवाइज रात में तो मैं भेज ही देता हूँ। और आपको अगर ग्रुप में ऐड होना है तो ये नंबर है, मैं नंबर जैसे वैसे सभी को पता है नंबर, हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे आपको वहां से भी ये नंबर मिल जाएगा, बट फिर भी आप देख लीजिए, ये अमरजीत सर का नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, वो ऐड कर देंगे। एक या दो दिन वेट कर लीजिएगा, कभी कभी थोड़ा सा डिले भी हो जाता है ऐड करने में, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता एक दिन में सबको हैंडल कर लिया जाए। तो आप इसी ये अमरजीत सर का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर देना, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, रिवीजन करते रहिए और कोशिश करिए चीजों को क्लास में ग्रैब करने की। ऐसा ना हो कि ये सोच रहे हो कि अरे अभी तो बस ऐसे ही रैंडमली देख लो बिना दिमाग लगाए, बाद में रिवाइज कर लेंगे, वो सब नहीं करना है, अभी चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में शाम में। थैंक यू।